देख लो अब सेलों का संयोजन देखेंगे, जैसा उसमें था ना प्रतिरोधों का संयोजन, उसके बाद था हम लोग का किसका संधारित्र का संयोजन, वैसा ही सेलों का संयोजन आएगा। सेलों का संयोजन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें व्यंजक अलग आएगा, वो 1/R1 1/C1 ऐसा वाला नहीं आता, ये अलग आता है। सेलों का संयोजन देख लो कैसा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहला हम लोग का क्या आएगा श्रेणी क्रम संयोजन, जो हम लोग का पहले से आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें कई प्रकार का सेल लोगे। अच्छा बनावट कैसा है ये समझो, या ऐसा समझ जाओ, मान लो पहला सेल है प्लस और माइनस, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया। दूसरा सेल लिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध ऐसा हो गया। फिर इसको ऐसे करके डैश डैश करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इधर क्या है फाइनल हम लोग का सेल है। ठीक, ये सबको हम लोग जोड़ते हैं एक प्रतिरोधक से, प्रतिरोध से, और इसको कनेक्ट करते हैं किससे, कुंजी के से। ठीक, समझ गए। इस सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग क्या मान लें, ई। इस सेल का विद्युत वाहक बल ई, इस सेल का विद्युत वाहक बल ई। ठीक, यहां पर ये प्लस रहेगा और ये फिर प्लस, और वो भी ऐसा प्लस और माइनस। इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर। समझे। धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर धारा किधर आएगी, इधर। समझे। अब समझना यहां पर E1 E2 E3 कैसे नहीं हुआ, R1 R2 R3 कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का इसको ज्यादा डिटेल करके देख रहे हैं। अगर इसको शॉर्ट कट करके देखोगे तो कैसा है, बैटरी से प्लस जाएगा, इधर किस में आएगा, माइनस में। ये कुंजी है, कुंजी दबाओगे तो चलेगा, और ये क्या है, प्रतिरोध है। अब सर यहां पर तो बैटरी है, यहां पर बैटरी नहीं है, तो धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो क्या सेलों का ये जो मैं ये पढ़ाया सेल, विद्युत सेल के बारे में, तो क्या बताया था, नोट पॉइंट में एक लास्ट में लिखवाया था, इस प्रकार के सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये बैटरी का डिटेल ये है, समझे। इस बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, सब सेल मिल करके क्या कर रहे हैं, बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। सब सेल मिलकर किसका कर रहे हैं, बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इसके बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, सब सेल अलग अलग नहीं है, सब सेल मिला के बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सबका विद्युत वाहक बल क्या होगा, सेम होगा, और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, सेम होगा। चूंकि ये बाह्य प्रतिरोध है, इसको क्या लेते थे, कैपिटल आर, इसलिए ये भी बाह्य प्रतिरोध है, तो इसको क्या लेंगे, कैपिटल आर। ठीक, अब इसका परिभाषा जो रहेगा प्रतिरोध जैसा ही है। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध के ऋण सिरे, पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, और दूसरे सेल के ऋण सिरे को आगे जो भी आएगा उसके धन सिरे से जोड़ते हैं, और इस क्रम को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले सेल के धन सिरे और दूसरे सेल के ऋण सिरे को हम लोग किससे करते हैं, कुंजी से होते हुए प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आर से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे विद्युत धारा हम लोग का क्या होता है, बहने लगता है। समझ गए। क्या लिखोगे एक बार फिर देखो, इस प्रकार के संयोजन में पहले सेल के, अभी सेल तो है, अब प्रतिरोध सतिरोध नहीं है, पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, और दूसरे सेल के ऋण सिरे को, इधर कहीं तीसरा सेल होगा, तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। इस क्रम को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। पहले सेल के धन सिरे को और अंतिम सेल, अब कितना सेल है हमको थोड़ी पता, अंतिम सेल के ऋण सिरे को कुंजी के माध्यम से किससे जोड़ देते हैं,
बाह्य प्रतिरोध, ये बाह्य है, ये आंतरिक है। बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं, अब जैसे ही जोड़ोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह होगा। तो जोड़ते हैं तो धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह चालू हो जाता है। ठीक, अब धारा का प्रवाह चालू, अब कितना सेल है हमको थोड़ी पता, हम लोग इसीलिए डैश डैश कर दिए हैं, मतलब एन सेल है मान के चलते हैं, है ना। कितना सेल हमको नहीं पता, या यहां पर लिख दे रहा हूं मैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये जो डैश, ये पॉइंट पॉइंट करके है, यहां पर क्या हो जाएगा, एन सेल हम लोग जोड़ रहे हैं। कितना सेल है हमको नहीं पता, हम लोग कितना जोड़ दिए, एन सेल जोड़ दिए। ठीक, तब इस परिपथ में देखो, देखो समझना, तब परिपथ में कुल प्रतिरोध या सॉरी कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। अच्छा, विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। एक विद्युत वाहक बल का एक ठो ही होगा, दो ठो का दो ठो होगा, तीन ठो का तीन ठो होगा, चार ठो का चार ठो होगा, तो हमारे पास कितना ठो है, एन ठो है, तो ये कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। समझे, जितना सेल जुड़ा उतना उसका प्रतिरोध, एन उतना विद्युत वाहक बल। एक सेल है तो एक ई, दो सेल है तो दो ई, और एन सेल है तो एन, तो कुल विद्युत वाहक बल ये हो गया। अच्छा, हम लोग देखें कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो एक ठो का प्रतिरोध कितना है, आर, दो ठो का दो आर, तीन ठो का तीन आर, वैसे ही एन ठो सेल है तो कितना हो जाएगा, एन आर, तो एन आर हो गया। समझ गए इतना। अब हम लोग देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये जो कुल प्रतिरोध है ये आंतरिक प्रतिरोध है। अगर इस पूरे परिपथ में बात करें तो पूरे परिपथ में एक तो बाह्य प्रतिरोध है और एक आंतरिक प्रतिरोध है। तो आंतरिक प्रतिरोध इतना टोटल कितना है, एन आर है, और ये एक प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर। समझे इतना, सबके भेजा में घुस गया। ठीक, अब चूंकि सब सिस्टम को जोड़े हैं तो परिपथ में क्या बह रहा है, धारा बह रहा है। अब यदि परिपथ में बहने वाली धारा कौन हो, आई हो, तो आई बराबर सूत्र होता है V बटे, सूत्र है V क्या है, विभव है। कब था विभव, जब परिपथ में देखते थे, जब सेल का इतना डिटेल नहीं किए थे तो वो विभव होता था। अभी विभव ना होके क्या हो जाएगा, कल बताया था कंपेयर करके इसी को। अगर सेल के डिटेलिंग नहीं जाते हैं, खाली बाहरी परिपथ का बात करें तो बाहरी परिपथ में विद्युत वाहक विभवांतर होता है ना। और जब सेल के अंदर जाते हैं तो विभवांतर के ऐसा सेम कौन कार्य करता है, विद्युत वाहक बल कार्य करता है। जैसे परिपथ के बाहर प्रतिरोध जो है वो धारा के मान में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन अगर सेल के अंदर बात करें तो रुकावट कौन उत्पन्न करता है, धारा में विद्युत अपघट्य विलयन। तो उसमें प्रतिरोध है जो धारा के मान में रुकावट पैदा करे, और सेल के अंदर कौन है, विद्युत अपघट्य है। समझे इस चीज को। तो वैसे ही अगर बड़े स्केल में देखोगे तो बड़े स्केल में कौन है, ये विभवांतर है। छोटे स्केल में देखोगे मतलब सेल के अंदर देखोगे, बैटरी के अंदर, तो कौन है वो, विद्युत वाहक बल। तो V के जगह में अब हम लोग का क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आएगा। तो विद्युत वाहक बल ना होकर के क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल। तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे R क्या है, प्रतिरोध, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा, तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा हम लोग का कुल प्रतिरोध। तो I बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा उस कंडीशन, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एन ई, तो एन ई हो जाएगा बटे कुल प्रतिरोध, तो आर प्लस एन आर। ठीक, ये जो आया यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में सेल के संयोजों का अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। अब पेपर में इसको घुमा के देगा, घुमा के कैसे देगा,
श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह कब अधिकतम होता है या कब यह क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अब दो कंडीशन लगाया, अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो देखो पहला चीज अधिकतम धारा के लिए, किसके लिए, अधिकतम धारा के लिए। अधिकतम धारा के लिए क्या होगा, तो अधिकतम धारा के लिए होगा हम लोग का एन आर जो है वो छोटा होगा किससे, कैपिटल आर से। अब यहां एन आर मतलब ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या है, सेल का बाह्य प्रतिरोध है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा है तो नगण्य होगा। तब एन आर को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर। तो नगण्य लोगे तो इसको समीकरण क्या मान ले, एक मान ले। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि इसको तो नगण्य ले लिए, समीकरण कहां से, एक से। तो आई बराबर कितना हो गया, एन, इसको कोष्टक में ले लेता हूं, ई बटे क्या हो गया, आर। तो आई बराबर एन गुणित ई बटे आर क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा है। तो ये हो जाएगा एक सेल से बहने वाली धारा। क्यों होगा, क्योंकि एन था तो बहुत सारा सेल था, अब एक ठो ई बाई आर है, एक ठो ई बाई आर है, मतलब ये सब हट गया, ई बाई आर मतलब एक सेल से बहने वाली धारा, ये हट गया हम लोग का। मतलब क्या बोल रहा है, धारा का मान कब अधिकतम होगा, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। तब सेल से मतलब पूरे विद्युत परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितना ज्यादा सेल डालते जाओगे धारा का मान उतना गुना बढ़ते जाएगा। समझ गए, कह क्या रहा है, एक बार फिर समझो। धारा अधिकतम कब प्राप्त होगी, इस कंडीशन में श्रेणी क्रम में धारा अधिकतम कब प्राप्त होगी, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, ये क्या है, परिपथ में, किसी सेल से नहीं बह रहा है, परिपथ में बह रहा है। पूरे परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितना ज्यादा सेल उतना गुना धारा का प्रवाह होगा। 10 ठो सेल डालोगे तो 10 सेल के बहने वाली धारा के गुने के बराबर होगा उसका धारा। समझे इस चीज को, ये बोल रहा है। तो चित्र को बनाओ। अच्छा, न्यूनतम कब होगा इसको फिर मैं बताता हूं, ठीक। चित्र को बनाओ, फिर इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं, ठीक। चलो अब देख लो, इसी में है ना, अधिकतम के लिए तो देख डाले, अब न्यूनतम के लिए देखो कम कैसे होगा। दूसरा, न्यूनतम धारा के लिए, न्यूनतम धारा के लिए क्या होगा, यदि एन आर जो है, या ऐसे कह सकते हो इसी को, यदि आर जो है वो छोटा हो किससे, एन आर से। मतलब बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। तब आर को क्या ले लोगे, नगण्य लोगे। तो आई बराबर कहां आ जाएगा, वहां से एन ई बटे आर खत्म तो कितना बचा, एन आर बचा। एन से एन खत्म तो आई बराबर कितना बचा, ई बटे आर। मतलब आई बराबर कितना हो जाएगा, सीधा एक सेल से बहने वाली धारा, ठीक, एक सेल से बहने वाली धारा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान जो है, बाह्य प्रतिरोध का जो मान है आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो तो बाह्य प्रतिरोध को क्या ले लोगे, नगण्य लोगे। उस कंडीशन में जब बाह्य प्रतिरोध का मान नगण्य हो जाए, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या हो, कम हो, तो इस प्रकार के संयोजन से बहने वाली जो धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात। और इस स्थिति में धारा का मान हमको कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा।
ठीक, इसमें n गुनी, मतलब हम लोग को कहीं से ये पता चल जाए कि एक सेल से बहने वाली धारा कितनी है। मान लो एक सेल से बहने वाली धारा, एक एग्जांपल मान रहे हैं, एक सेल से बहने वाली धारा हम लोग का 3 एम्पियर है, तो अधिकतम धारा कब होगा, तो जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के मान से कम हो। तो उस कंडीशन में जितना सेल जुड़ा रहेगा उतना हम लोग का धारा प्रवाहित होगा। अगर 5 सेल जुड़ा है तो 3 पंचे 15 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। लेकिन अगर हमको यह पता चल रहा है कि एक सेल से बहने वाली धारा तो 3 एम्पियर है, लेकिन जो बाह्य प्रतिरोध है वो इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है ये, तो धारा के मार्ग में रुकावट क्या पैदा करेगा, ज्यादा पैदा करेगा ना। ये बड़ा है यार, क्योंकि ये पूरा है, और ये छोटा छोटा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी के अंदर का बात है, ये तो बाहर का बात है पूरा, तो इससे ज्यादा तो ये प्रभाव करेगा। तो अगर ये छोटा वाला कम है और ये बड़ा है तो धारा का मान में ज्यादा प्रभाव करेगा। तो जब बाह्य प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में धारा हमको कैसी प्राप्त होगी, न्यूनतम प्राप्त होगी। और उस कंडीशन में एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर ही प्राप्त होगी। जैसे एक सेल से कितना का बह रहा है धारा, 3 एम्पियर का बह रहा है, हमको पता चल गया 3 एम्पियर का है। हमको यह भी पता चल गया कि ये जो आर है इसकी तुलना में ये बहुत कम है, तो बहुत कम है तो चाहे इसमें 10 सेल डालो, 25 सेल डालो, 30 सेल डालो, 35 सेल डालो, कुछ भी डालो, लेकिन धारा का मान कितना होगा, एक सेल से जो बह रहा है उतना ही होगा। मतलब अगर 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर ही रहेगा, चाहे 10 सेल डालो, चाहे 2500 सेल डालो, 3 एम्पियर की धारा ही क्या होगी, प्रवाहित होगी। समझे इस चीज को, कहने का सेंस को। बस तो अब इतना को उतार लो और इसका हिंदी लिख लो, बता दूंगा वैसे। ठीक, चलो इतना ही है आज बस।